हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ एनर्जी आइगन फंक्शंस। तो ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है कि अगर हमारे पास दो वेव फंक्शन हैं, एक साई एम है और दूसरा हमारे पास साई एन है, और ये दोनों ही वेव फंक्शन अगर एक कॉमन डोमेन में है तो उस केस में हम इन दोनों वेव फंक्शन को ऑर्थोगोनल तब कहेंगे अगर इनकी एनर्जी आइगन वैल्यू डिफरेंट है। साई एम वेव फंक्शन की एनर्जी आइगन वैल्यू ई एम है और साई एन वेव फंक्शन की एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन है। तो अगर इनकी आइगन वैल्यू दोनों की डिफरेंट है तो उस केस में दोनों जो वेव फंक्शन है वो ऑर्थोगोनल तब होंगे अगर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट वेव फंक्शन एंड सेकंड वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दोनों को हम मल्टीप्लाई करें और उनका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी टॉल लें। या तो हम जो पहला वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लें और दूसरे को हम एज इट इज लें, दोनों के प्रोडक्ट लें और इसका इंटीग्रल लें, और ये इंटीग्रल पहले वेव फंक्शन और सेकंड वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, या पहले वेव फंक्शन का कंजुगेट दूसरा वेव फंक्शन, इनकी प्रोडक्ट का इंटीग्रल अगर जीरो होता है तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि वेव फंक्शन हमारे पास जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होते हैं, और उस केस में हमारे पास दोनों ही वेव फंक्शन आपके ऑर्थोगोनल होंगे। तो इस कंडीशन को हम ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन भी बोलते हैं। इंटीग्रल ऑफ साई एम साई एन स्टार या इंटीग्रल ऑफ साई एम स्टार साई एन, ये हमारे पास जो जीरो के बराबर होता है। तो m शुड बी नॉट इक्वल टू n, m और n हमारे पास जो बराबर नहीं होने चाहिए। इस केस में अगर बराबर होंगे तो वो हमने पहले ही पढ़ी हुई है कि वो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन होती है। साई एम स्टार साई एम वो आपका 1 होता है, जिसको कि हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं इफ़ m इक्वल टू n। तो अगर m इक्वल टू n है तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास आएगी। अगर m नॉट इक्वल टू n है तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हमारे पास आएगी। तो इस ऑर्थोगोनैलिटी के लिए हम यहाँ पे इसका प्रूफ करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हम दो वेव फंक्शन ले रहे हैं, साई एम और साई एन, और ये दोनों ही वेव फंक्शन हमारे पास जो नॉन डिजेनरेट हैं। नॉन डिजेनरेट का मतलब कि साई एम की एनर्जी आइगन वैल्यू ई एम है और साई एन की एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन है। तो दोनों ही वैल्यू इनकी डिफरेंट है। अगर सेम होती तब हम इनको डिजेनरेट बोलते। अगर साई एम और साई एन की एनर्जी आइगन वैल्यू एक ही होती तो तब ये डिजेनरेट होने थे। लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे कि साई एम की आइगन वैल्यू ई एम है और साई एन की आइगन वैल्यू हमारे पास जो ई एन है। तो दोनों नॉन डिजेनरेट वेव फंक्शन हमारे पास हैं। तो इसका प्रूफ देखने के लिए जो हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है, इसका प्रूफ देखने के लिए हम जो है वन डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन यहाँ पे लेंगे। तो वन डायमेंशनल स्क्रोडिंजर कौन सी, जो टाइम इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम पहले वेव फंक्शन के लिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लें तो हमारे पास ये वाली होगी, और दूसरे के लिए अगर हम इक्वेशन लें तो हमारे पास ये वाली होगी। तो अब हम यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन चाहिए, तो वो कैसे आ सकती है। अगर हम साई एम को साई एन स्टार से मल्टीप्लाई करें या साई एन को साई एम स्टार से मल्टीप्लाई करें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है और जो दूसरी इक्वेशन तीसरी इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है। तो हम इस इक्वेशन नंबर 4 को साई एम स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इस इक्वेशन नंबर 4 को हम जो है इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 को एज इट इज रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, आयोटा को हम माइनस आयोटा कर देते हैं और साई को हम साई स्टार कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में आयोटा नहीं है, तो इसलिए हम इसमें साई स्टार ही करेंगे।
तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई एन स्टार अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई एम स्टार इक्वल टू ई एम साई एम स्टार। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया, इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पे एज इट रख दिया। तो इक्वेशन नंबर 3 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमारे पास यहाँ पे आया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 4 है, इस इक्वेशन नंबर 4 को हम साई एम स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास है इसको साई एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे पास माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर साई एम स्टार से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो डी स्क्वायर साई एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई एम स्टार साई एन। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने साई एम स्टार से पूरी को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हमने यहाँ पे साई एन से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड को साई एन से। तो साई एन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आई, साई एन डी स्क्वायर साई एम स्टार। तो ये जो दोनों इक्वेशनें आई इनको हम इक्वेशन नंबर 6 और 7 यहाँ पे बोल देते हैं, और हम 7 में से 6 को माइनस कर देते हैं। तो पहले हम लेफ़्ट साइड को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस है, ये आपका प्लस बन जाएगा। तो इसमें से इसको हटाएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो जो प्लस है उसको हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने साई एम स्टार डी स्क्वायर साई एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा, और जो माइनस है तो इसमें से इसको माइनस किया तो प्लस बना, ये माइनस रहेगा, तो इसलिए ये आपका बाद में आएगा साई एन डी स्क्वायर साई एम स्टार इंटू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि सेम चीज़ है, वी साई एम स्टार साई एन वी साई एम स्टार साई एन। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, बचेगा इस साइड में ई एन माइनस ई एम, साई एम स्टार साई एन दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आई। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो एच क्रॉस का स्क्वायर बाई 2m आपके पास यहाँ पे आ रहा है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो दूसरी साइड जब हम ऐसा करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म ही हमारे पास लेफ्ट में बचेगी, और ये 2m बाई एच क्रॉस का स्क्वायर दूसरी साइड बन जाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर बटे में जाएगा और 2m ऊपर जाएगा, और यहाँ पे ई एम माइनस ई एन साई एम स्टार साई एन। फिर हम क्या करेंगे कि जो पहली टर्म है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन डी स्क्वायर साई एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी साई एन बाई डी एक्स। और यहाँ पे हम एक टर्म ऐड कर देते हैं जो हमारे पास डी साई एन अपॉन डी एक्स इंटू डी साई एम स्टार अपॉन डी एक्स है। तो हमने क्या किया, इसको ऐड भी किया और इसको हम सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये टर्म हमने यहाँ पे इस पहले वाली स्क्वायर ब्रैकेट में ऐड की, और यहाँ पे माइनस ये हमने सब्ट्रैक्ट की, तो इसका मतलब जीरो ही होगा। तो ये टर्म और ये टर्म अगर हम ऐड करें इनको तो जीरो होगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, सेम टर्म है। फिर उसी तरह से जो दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हमने दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया साई एन, और इसको हम डी बाई डी एक्स ऑफ डी साई एम स्टार अपॉन डी एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं, और साथ में जो टर्म हमने माइनस की वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ और यहाँ सेम टर्म है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2m बाई एच क्रॉस ई एम माइनस ई एन साई एम स्टार साई एन। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म आई, ये डेरिवेटिव है हमारे पास साई एम स्टार डी साई एन अपॉन डी एक्स का। तो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म वो हमारे पास होगी डी बाई डी एक्स ऑफ साई एम स्टार डी साई एन अपॉन डी एक्स। उसी तरह से इस साइड भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म है, वो पूरी की पूरी हमारे पास होगी डी बाई डी एक्स ऑफ साई एन डी साई एम स्टार अपॉन डी एक्स इक्वल टू, दूसरी साइड है हमारे पास 2m बाई एच क्रॉस का स्क्वायर ई एम माइनस ई एन साई एम स्टार साई एन। और इसमें डी बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है, तो वो बाहर ले सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साई एम स्टार डी साई एन माइनस साई एन डी साई एम स्टार डी एक्स, और यहाँ पे सेम टर्म हमारे पास होगी। अभी जो इक्वेशन आई इस इक्वेशन की दोनों साइड को हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक दोनों साइड का यहाँ पे इंटीग्रल लेंगे। तो जब हम इंटीग्रल लेंगे
तो हमें पता है कि जो इंटीग्रल साइन है और जो डेरिवेटिव वो आपस में कैंसिल होता है, लेकिन लिमिट तो आएगी। तो इसलिए ये हमारे पास किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा ये ब्रैकेट वाला टर्म साई एम स्टार डी साई एन अपॉन डी एक्स माइनस साई एन डी साई एम स्टार अपॉन डी एक्स, और लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और दूसरी साइड 2m बाई एच क्रॉस का स्क्वायर ई एम माइनस ई एन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एम स्टार साई एन इंटू डी एक्स। तो होता है कि अगर हम एक कंडीशन की बात करें जो कि हमने पहले भी डिस्कस की थी, कि हमारे पास जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है उसके केस में साई और उसका डेरिवेटिव जीरो को अप्रोच करता है अगर x प्लस माइनस इन्फिनिटी हो, मतलब एट ए डिस्टेंस और एट ए पोजिशन दैट इज इनफाइनाइट प्लस माइनस इन्फिनिटी द वेव फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इज जीरो। तो एक कंडीशन हमने पहले की है किसी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की जो कंडीशन होती है, और इस कंडीशन को अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने लिमिट माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पुट की है, जिसका मतलब कि साई एम स्टार प्लस इन्फिनिटी पे जीरो होगा, और साई एन का डेरिवेटिव हमारे पास जो है प्लस इन्फिनिटी पे भी जीरो होगा। उस तरह से माइनस इन्फिनिटी पे भी दोनों जीरो होंगे, तो इसलिए लेफ्ट साइड वाली जो पूरी टर्म है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो जीरो हो जाएगी, और राइट साइड वाली टर्म ही हमारे पास यहाँ पे बचेगी। तो इस टर्म को भी अगर आप देखें तो ये राइट साइड इसकी जीरो होगी। इसका मतलब क्या है कि लेफ़्ट साइड को जीरो होने के लिए किसी एक का होना जीरो होना ज़रूरी है। तो या तो हम बोलेंगे कि ई एम माइनस ई एन विल बी इक्वल टू जीरो। तो अगर ऐसा है तो ई एम और ई एन की वैल्यू दोनों की बराबर हमारे पास होगी। तो अगर बराबर होगी तो ये टर्म जीरो आएगी, इसका मतलब दूसरी टर्म हमारे पास जो जीरो नहीं होगी। तो अगर m और n are equal, in that case this term may not be zero and it may be one, that is normalization condition। लेकिन अगर मान लो ये जीरो नहीं है, ई एम माइनस ई एन ई नॉट जीरो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटीग्रल वाली टर्म है ये जीरो होनी चाहिए। तो वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n then this term will not be zero, so this term will be zero। That implies if em is not equal to en, in that case integral term will be equal to zero, that is minus infinity to plus infinity psi m star psi n dx equal to zero for m is not equal to n। तो इसको हम जो है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बोलते हैं, जो कि हमने शुरू में यहाँ पे की थी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास ये वाली होती है कि अगर m और n दोनों ही बराबर हैं तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एम स्टार साई एन, तो m विल बी इक्वल टू n। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि a भी साई एम होगा, a भी साई एम होगा, तो उसको हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन बोलता है कि जब हमारे पास ये तो बात की हमने जब दोनों ही वेव फंक्शन नॉन डीजेनरेट होंगे, लेकिन बोलता है कि मान लो हमारे पास वेव फंक्शन जो है अगर डीजेनरेट है, तो डीजेनरेट के केस में हमने पहले किया हुआ है कि अगर एक ही स्टेट के हमारे पास जो तीन वेव फंक्शन है साई वन साई टू साई थ्री कॉरस्पॉन्ड टू द सेम एनर्जी वैल्यू ई, देन द एनर्जी सेट टू बी डीजेनरेट। तो डीजेनरेसी हम इसको भी बोलते हैं कि अगर एक स्टेट के बहुत सारे वेव फंक्शन हमारे पास होते हैं और वो वेव फंक्शन सारे जो है लीनियर इंडिपेंडेंट हमारे पास होते हैं, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि वेव फंक्शन आपके नेसेसरली ऑर्थोगोनल नहीं हो सकते। तो बोलता है कि इसलिए हम यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस अगर लें तो उसकी जो हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास साई वन और साई टू दो वेव फंक्शन हैं, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो हमारे पास एक नया वेव फंक्शन आता है साई सी। तो साई सी इक्वल टू सी इंटू साई वन प्लस सी टू इंटू साई टू।
तो अब हम साई सी और साई वन को अगर लें और हम ये बोलें कि साई सी और साई वन हमारे पास मान लो ऑर्थोगोनल हैं, मतलब हम साई सी और साई वन को ऑर्थोगोनल बना सकते हैं। लेकिन कैसे बना सकते हैं कि अगर साई सी और साई वन हमारे पास ऑर्थोगोनल है तो इनको ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगनी चाहिए, साई वन स्टार साई सी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम साई सी की वैल्यू पुट करें जो कि हमने ऊपर लिखी हुई है सी वन साई वन, तो उस केस में हमारे पास साई वन स्टार सी वन साई वन, तो साई सी इज सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम इस टर्म को ब्रैकेट को ओपन कर दें तो यहाँ पे साई वन स्टार सी वन साई वन बनेगा इंटू डी एक्स, यहाँ पे प्लस सी टू साई टू डी एक्स हमारे पास यहाँ पे बनेगा साई वन स्टार सी टू साई टू। तो इसमें अगर हम सी वन बाई सी टू निकालें, मतलब इस पूरी टर्म को राइट साइड में ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, फिर हम सी वन अपॉन सी टू निकालें तो हमारे पास माइनस साई वन स्टार साई टू डी एक्स साई वन स्टार साई वन डी एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो डिजिनेट फंक्शन हैं तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उस लीनियर कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास नया वेव फंक्शन आता है वो किसी एक वेव फंक्शन के साथ ऑर्थोगोनल हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, सी वन और सी टू की रेशो होनी चाहिए माइनस साई वन स्टार साई टू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ साई वन स्टार साई वन इंटू डी एक्स। फिर इसके बाद है हमारे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वेव फंक्शन साई स्टार। तो हमने यहाँ पे साई स्टार के लिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखनी है, लेकिन हमने सिंपल साई के लिए स्क्रोडिंजर जो टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो साई के लिए हमारे पास ये सिंपल होती है माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर टू एम डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस कर्ली साई अपॉन कर्ली टी। तो ये टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर साई है। अब अगर हम साई का साई स्टार लें तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलेंगे, तो इसलिए इस इक्वेशन का हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमने लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लो साई हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो साई कॉम्प्लेक्स है तो साई को हम साई वन प्लस आयोटा साई टू लिख सकते हैं। तो आयोटा का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो साई अगर कॉम्प्लेक्स है तो मतलब एक पार्ट उसका रियल होगा दूसरा इमेजिनरी होगा, साई वन प्लस आयोटा साई टू। तो इसलिए साई को हम साई वन प्लस आयोटा साई टू ले सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे लें और यहाँ पे पुट करें तो माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई वन प्लस आयोटा साई टू और प्लस वी साई वन प्लस आयोटा साई। तो साई की जगह हमने क्या पुट किया, साई वन प्लस आयोटा साई टू दोनों साइड ही। और उसके बाद हमने क्या किया कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड के इक्वेट किए। तो हमने क्या बोला कि जो रियल पार्ट लेफ्ट साइड का है वो राइट साइड के रियल पार्ट के बराबर होगा, जो इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड का है वो इमेजिनरी पार्ट राइट साइड के बराबर होगा। तो अगर दोनों को हम इक्वेट करें तो रियल पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हुआ, जो आयोटा को छोड़ के है। तो आयोटा को छोड़ के ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है जो कि माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर डेल स्क्वायर साई वन और प्लस वी साई वन इक्वल टू यहाँ पे भी जो आयोटा को छोड़ के है। तो आयोटा को छोड़ के कौन सा होगा, ये दूसरे वाला आयोटा इंटू आयोटा कितना होगा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा माइनस एच स्क्वायर कर्ली अपॉन कर्ली टी साई टू। तो इसलिए दूसरे वाला पार्ट ये इन दोनों को मिला के वो आपका रियल पार्ट बनेगा, लेकिन इसकी और इसकी इमेजिनरी बनेगा क्योंकि इनका आयोटा यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा, इसलिए ये हमारे पास जो रियल बनेगा। तो जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो माइनस एच क्रॉस यहाँ पे माइनस एच क्रॉस आएगा, एच स्क्वायर क्रॉस का स्क्वायर नहीं है, तो माइनस एच क्रॉस और ये कर्ली साई टू अपॉन कर्ली टी रियल पार्ट हमारे पास बनेगा। उस तरह से जब हम इमेजिनरी पार्ट्स को भी इक्वेट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ये वाला है साई टू, तो ये डेल स्क्वायर साई टू प्लस वी साई टू इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस कर्ली साई वन अपॉन कर्ली टी। तो जो हमारे पास
3 और 4 दो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास बनी। तो बोलता है जो दूसरे वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन नंबर 4 को हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी को, और इस इक्वेशन नंबर 3 में ऐड कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन को हमने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर बाई 2m दोनों में कॉमन है, तो डेल स्क्वायर साई 1 माइनस आयोटा साई 2 और प्लस v इंटू साई 1 माइनस आयोटा साई 2 इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस करली अपॉन करली टी और साई 1 प्लस साई 2 बटा आयोटा। लेकिन जो 1 बाई आयोटा होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब हम इस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस आयोटा एच क्रॉस कर लिए अपॉन करली टी साई 1 माइनस आयोटा साई 2, क्योंकि ये बना 1 बाई आयोटा माइनस आयोटा के बराबर। अब हमारे पास कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई स्टार ऑफ साई इज गिवन बाई साई स्टार इक्वल टू साई 1 माइनस आयोटा साई 2। अगर साई हमारे पास साई 1 प्लस आयोटा साई 2 है तो साई स्टार साई 1 माइनस आयोटा साई 2 आएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि साई का अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो आयोटा को हम माइनस आयोटा में यहाँ पे चेंज करेंगे। तो इसलिए साई स्टार हमारे पास, अगर साई हमारे पास साई 1 प्लस साई 2 है तो साई स्टार हमारे पास साई 1 माइनस आयोटा साई 2 यहाँ पे बनेगा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उस केस में ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है साई 1 माइनस आयोटा साई 2 साई स्टार है, तो इसकी जगह हम साई स्टार लिखेंगे, इसकी जगह भी हम साई स्टार लिखेंगे और यहाँ भी हम जो है साई स्टार लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हमारे पास बनी, जो कि कम्प्लेक्स कंजुगेट, जो साई का कम्प्लेक्स कंजुगेट है उसमें ये हमारे पास जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, जो कि सिमिलर है, जो कि सिंपल वेव फंक्शन की हमारे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन होती है, वैसी ही आपके पास जो है कम्प्लेक्स कंजुगेट की साई की स्क्रोडिंजर इक्वेशन हमारे पास होती है।